जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने देखा है इसमें हमें 15th और 16th चैप्टर पढ़ना है। तो 15th चैप्टर में हम लोगों ने जिसके बारे में मेजरली स्टडी किया वो था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और उसी के साथ में हम लोगों ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है और डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छे से समझ लिया। उसको समझ लिया, क्वेश्चन सारे के सारे वही हमने क्लियर हो जाएंगे। जहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बात चल रही थी तो वहाँ हम लोगों ने प्रोसेस देखा, और प्रोसेस के साथ में उसमें काम आने वाले जितने भी एंजाइम्स थे उनके बारे में हम लोगों ने देखा। देन मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ डेफिनेशंस थी, उस डेफिनेशंस में आप एक जंपिंग जीन की डेफिनेशन भी ऐड कर सकते हैं कि जो हमारे जीनोम होता है उस जीनोम के अंदर जो बार बार जंप करते हुए रहती है जीन के कोड होते हैं उसको हम जंपिंग जीन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये खाली एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बाकी इनसे कुछ भी नहीं आता है। इसका डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में भी नहीं अवेलेबल है, तो आप लोगों को मैं ज्यादा लेंदी पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को ये सारा फिर ऊपर से जाएगा कि मैम जो है ही नहीं वो क्यों पढ़ा रहे हो, हमारे क्वेश्चन पेपर तो आने वाला नहीं है, इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन डायरेक्ट बताई थी। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले वेक्टर के बारे में। ये हमारा इस बायोटेक्नोलॉजी का लास्ट वीडियो रहेगा। उसके बाद में जो 16 चैप्टर है वो हमारे थ्योरेटिकल चैप्टर है, मतलब उसका मेरा मूड होगा तो मैं आपको लास्ट में, मतलब जब हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं लास्ट में उसका वीडियो लेक्चर है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। बाकी उसमें से कुछ वीडियो लेक्चर टाइप का कुछ बनने वाला था, वो पोर्शन है वो वहां से कट हो चुका। तो मतलब थ्योरेटिकल है, ऐसे ही मैं आपको ये कंप्लीट थ्योरी जैसे समझा रही हूँ, फिर आप कहोगे मैम सारा का सारा ऊपर से गया, नहीं समझ में आया कुछ भी, ठीक है। तो उसका एक लास्ट में बना देंगे, क्वेश्चन पेपर मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी, तो वो क्वेश्चन आप लोग लर्न कर लेंगे, उसमें उतना सफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग वेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो वेक्टर मैंने कहा था कि हम प्रोकैरियोटिक सेल से जो प्लाज्मिड ले रहे हैं, जो गोल हम लोगों ने प्लाज्मिड लिया है उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब कि जो वेक्टर है जिसको हम वाहक के नाम से जानते हैं कि वेक्टर क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, मतलब वो अपनी खुद की कॉपी है, स्वयं की जो प्रतिकृति है वो इजीली बना सकता है। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए हो गया यहाँ पे, इनटू व्हिच डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इज इंसर्टेड, मतलब कि ऐसा जो वेक्टर है उस वेक्टर को क्या कहा जाता है, एक विकल के नाम से जाना जाता है, जिस विकल के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो डिजायर्ड डीएनए का जो फ्रेगमेंट है उसको हम जोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि उसे वेक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए देन हम लोग बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, तो वेक्टर की प्रॉपर्टीज होगी इट शुड फ्रीली रेप्लिकेशन, मतलब कि इसके अंदर फ्रीली रेप्लिकेशन होना चाहिए, ऐसे डिपेंडेंट नहीं कि भाई बैक्टीरिया जब रेप्लिकेशन करेगा तभी उसमें रेप्लिकेशन हो। तो ये क्या होगा, एक ऑटोनॉमस है स्ट्रक्चर, ठीक है, इन होस्ट सेल, मतलब होस्ट सेल के अंदर वो फ्रीली अपना रेप्लिकेशन कर ले। जरूरी नहीं है कि 20 मिनट में एक ही कॉपी बनाए, प्लाज्मिड अपनी 2 कॉपी भी बना सकता है, बैक्टीरिया अपनी 2 कॉपी बनाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन फ्रीली रेप्लिकेशन करने की हिम्मत होती है। उसके बाद में देखिए इट शुड हैव द एबिलिटी द कंटेन स्पेसिफिक साइट्स, इसके अंदर क्या है, कुछ ऐसी स्पेसिफिक साइट्स, मतलब कुछ एक विशिष्ट स्थल है वो प्रेजेंट है, वो क्या करता है, वी कैन ऐड डिजायर्ड जीन, जहां पे हम लोग हमारा कोई भी डिजायर्ड जीन है जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है उसको जोड़ सकते हैं। उसके बाद में देखिए इट शुड बी इजीली इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल एंड आइसोलेटेड अगेन, मतलब कि हमने भाई वेक्टर ले लिया, वेक्टर के साथ में हमारी डिजायर्ड जीन है वो ऐड भी कर दी, उसको हमने होस्ट सेल में इजीली प्रोवाइड डाल दिया, फिर उससे क्या हो गई, कॉपीज बनना शुरू हो गई, 1 से 2, 2 से 4 कॉपीज बन गई। उन कॉपीज में जो डिजायर्ड जीन है उसको हमें वापस आइसोलेट करना है, मतलब वापस हमें उसी चीज से अलग करना है, तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है इट शुड बी इजीली इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल एंड आइसोलेटेड अगेन, मतलब इंट्रोड्यूस भी बहुत इजी करवा सकते हैं और उसको आइसोलेट भी बहुत इजीली किया जा सकता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे इट शुड हैव वन मार्कर जीन, जो मैंने मार्कर जीन आपको बताया था कि मार्कर जीन है जो अनवांटेड, जो अनफंक्शनल है जीन, उसको रिमूव करने के लिए क्या होती है, मार्कर जीन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, which can help in selection of transformed cells, ट्रांसफॉर्म जो सेल्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे क्या होती है, मार्कर जीन है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात हमारे यहाँ पे होगी कि ऑटोनॉमस हो, दूसरी बात कि इसमें स्पेसिफिक साइट्स होती है। ये यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि भाई इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन है, इसको आपने अंडरलाइन कर लिया, उसके बाद में आपने अंडरलाइन कर लिया कि इजीली इंट्रोड्यूस हो सकती है, किससे, यहाँ होस्ट सेल से, इसमें स्पेसिफिक साइट होती है, तो ये साइट को हम लोगों ने देख ली। उसके बाद में इसमें क्या होती है,
मार्कर जीन होती है। तो 4 पॉइंट्स है वो डायरेक्ट आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए द वेक्टर शुड हैव सम रेगुलरिटी एलिमेंट्स लाइक प्रमोटर एंड ऑपरेटर एक्सेट्रा। मतलब कि यहाँ पे प्रमोटर और ऑपरेटर, प्रमोटर मतलब किसी चीज को प्रोमेट करने का काम, मतलब कि उसको मोटिवेट करने का काम, और ऑपरेटर मतलब कि उसको ऑन ऑफ करने का जो भी काम रहेगा, ये दोनों के दोनों इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से अंडरलाइन कर रखा है। तो आप लोगों को ये पांचों के पांचों पॉइंट है वेक्टर के प्रॉपर्टीज में आपको ध्यान में रखने हैं। अब आपकी जो बुक है उस बुक में आपको 3 टाइप के वेक्टर्स दे रखे हैं। उन वेक्टर्स में जो सबसे फर्स्ट है वो क्या है, प्लाज्मिड, देन आपको दे रखा है बैक्टीरियोफेज, देन आपको दे रखा है कॉस्मिड। तो मैंने यहाँ पे इतना ही पोर्शन कवर किया है जिससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने दिख रखा है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड की डिस्कवरी किसने की थी, लेडरबर्ग ने। तो लेडरबर्ग का नाम आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में ध्यान में रखना है कि प्लाज्मिड होता क्या है। एक यहाँ पे आपको नाम देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि प्लाज्मिड और एपिसोम, ठीक है। प्लाज्मिड का मतलब है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, और एपिसोम का मतलब है जो बैक्टीरिया के साथ में ही रेप्लिकेट करेगा। इसको हमने देखा कि सेल्फ रेप्लिकेट करने वाली हिम्मत होती है इसमें प्लाज्मिड में, लेकिन एपिसोम में ऐसी हिम्मत नहीं होती, वो बैक्टीरिया जैसे कहेगा उसके साथ साथ में ही वर्क करेगा। तो यहाँ पे देखिए कि प्लाज्मिड है वो क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। उसके बाद में प्लाज्मिड आर सर्कुलर स्पाइरल एंड डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। तो बोलते हैं भाई जो स्पाइरल हम लोग इस टाइप से बनाते हैं कि स्पाइरिकल भी हो गया और यहाँ पे सर्कुलर राउंड बनाई गए, उसके साथ में डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है। तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में कैपेबल इन इंडिपेंडेंट, यहाँ पे इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, मतलब कि ये क्या करेगा, अपना खुद का रेप्लिकेशन है वो इजीली कर सकता है। उसके बाद में देखिए प्लाज्मिड आर नॉट एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। देखिए इसको प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से बाहर निकालो तो भी बैक्टीरिया वो आराम से सर्वाइव कर लेगा, आराम से ग्रोथ कर लेगा, जरूरी नहीं है प्लाज्मिड के अंदर रहना, लेकिन प्लाज्मिड अंदर रह के फंक्शन कर सकता है। तो हम प्लाज्मिड को बाहर निकाले, उसमें हमारे डिजायर्ड जीन हमने जोड़ा, उसको वापस री एंटर करवा दिया उसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया के लिए ये प्लाज्मिड है वो जरूरी नहीं है उसके सर्वाइव करने के लिए। प्लाज्मिड हैज रेस्ट्रिक्शन साइट्स, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं। एंड मार्कर जीन्स अवेलेबल, मार्कर जीन कौन सी है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हमें अभी डायग्राम में देखनी है कि किस टाइप से मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आपको प्लाज्मिड और एपिसोम के बारे में समझाई चुकी। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ प्लाज्मिड के बारे में। तो यहाँ पे प्लाज्मिड है वो एक ही प्लाज्मिड है जो आपको यहाँ पे दे रखा है, वो है PBr322। तो आपको इसका नाम और इसका एक डायग्राम है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसका डायग्राम बनाते हुए आपको ध्यान में रखना है कि राउंड स्ट्रक्चर होगी, इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बनानी कितनी, 2। तो यहाँ पे देखिए AMPR और TETR ऐसे लिख के, और उसके बाद में स्ट्रक्चर मैं आपको समझाती हूँ। उससे पहले आप देखिए फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड which used widely in rDNA, मतलब कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा जो काम आने वाला है वो कौन है, PBr322। P है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, B और R है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और 322 इसका नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद में इसके बाहर की तरफ जितने भी लिख रखे ये सारे के सारे क्या हो गए, यहाँ पे क्लोनिंग साइट्स होगी, सारी की सारी क्या होगी, क्लोनिंग साइट्स से हम लोग जो एंजाइम के फॉर्म में ले रहे हैं। हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के समय देखा था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कितने टाइप के थे, 3 टाइप के, 1, 2 और 3, रोमन नंबर में लिख दो तो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमने इनके सबके नाम देखे थे कि भाई इसका नाम कैसे लिखा जाता है, जैसे EcoRI फर्स्ट का लिखा था, हिंद सेकंड का लिखा था, इस टाइप से ये सारे सारे आपको नाम ध्यान में रखने। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 आपको नाम है वो एज इट इज याद रखने होंगे। उसके अंदर यहाँ पे ORI का मतलब कि सेल्फ का ओरिजिन, जो सेल्फ का रेप्लिकेशन है, तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ROP यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटीन होती है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये डायग्राम ध्यान में रखना है। सिर्फ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, इतना आगे थ्योरी लिखने की भी जरूरत नहीं होती। वो भगवान करे आप लोगों से सिर्फ डायग्राम पूछ लें तो ये डायग्राम आप बना के आ जाओ, बाकी थ्योरी है वो बहुत ही लेंथी होगी आपके लिए, ठीक है। आपको फर्स्ट जेनेटिकली ये बताई दिया मैंने आपको। उसके बाद में देखिए कि यहाँ पे इसका जो P का मतलब है वो P का मतलब है प्लाज्मिड से, P का मतलब क्या है, प्लाज्मिड से, और B और R का यहाँ पे मतलब है बॉलिवर रॉड्रिगेज, मतलब जो साइंटिस्ट के नाम है उन साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रख दिया। इट हैज ORI
ORI का मतलब यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। 2 मार्कर साइट्स, मैंने यहाँ पे कहा था कि मार्कर साइट्स यहाँ पे होनी चाहिए। मार्कर साइट्स कौन सी होगी, यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, तो यहाँ पे TETR जिसको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। फिर AMPR एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, तो आप लोग को ये भी ध्यान में रखिए। इसकी साइज कितनी होती है, 4.361 बेस पेयर, मतलब कि इसमें 4.136 पेयर है वो प्रेजेंट होने चाहिए, बेस पेयर। मैनी क्लोनिंग साइट्स आर प्रेजेंट, ये जो मैंने 8 आगे बनाई है क्या है, साइट सारी क्लोनिंग साइट्स है। ये दोनों क्लोनिंग साइट है वो AMP की है, और बाम H1 और SAL1 ये क्या है, TET की है। उसके अलावा आपको यहाँ पे नाम है वो थोड़े बहुत और याद रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चैप्टर है, मुझे पता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला आपको चैप्टर है, तो आप लोग इतनी बातें याद रख लोगे तो सफिशिएंट होगा आपके। उसके बाद में हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज के बारे में। तो बैक्टीरियोफेज में आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये ऐसा वायरस होता है, द वायरसेस व्हिच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ऐसा वायरस है जो किसको करेगा, वायरस को इन्फेक्ट करने का काम करेगा। एग्जांपल यहाँ पे लैम्डा M13, इतना सफिशिएंट है आपको, ठीक है। उसके बाद में यदि पूछ ले कि भाई इसकी एक खास बात बताओ कि ये प्लाज्मिड से कैसे अच्छा है, तो आप देख सकते हो कि भाई इसमें आप 24 बेस पेयर से भी ऊपर का DNA वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको DNA है वो आपको बहुत छोटा सा DNA यूज कर सकते हैं, ठीक है, DNA फ्रेगमेंट। लेकिन बैक्टीरियोफेज में आपका चाहे जितना लंबा होगा वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको इसके एग्जांपल्स ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। देन हम लोग बात करते हैं कॉस्मिड के बारे में। कॉस्मिड क्या होता है, इट इज द हाइब्रिड ऑफ प्लाज्मिड एंड लैम्डा। ये वाला लैम्डा हो गया और ये वाला प्लाज्मिड हो गया, इनका एक हाइब्रिड बना दिया, मतलब दोनों को मिला के एक चीज बना दी, उसका नाम क्या दे दिया, कॉस्मिड बोल दिया। और इसको बनाने वाले कौन थे, यहाँ पे थे बारबरा हॉर्न और जॉन कॉलिंस, तो इनका आपको नाम ध्यान में रखना है। और ये आपको स्ट्रक्चर वो AMPR और TETR वाली ओरिजिन वाला हो गया। ROP की जगह यहाँ पे कॉस साइट लिखना है, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगी कॉस साइट कहाँ प्रेजेंट होती है, तो वो भी कहाँ प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है ये बायो, ये जो हमारे कॉस्मिड बात कर रहे हैं तो कॉस्मिड के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होगी, प्लाज्मिड में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों को ये बस थोड़ा थोड़ा पॉइंट वाइज ध्यान में रखना है। उसके अलावा डेफिनेशंस ध्यान में रखनी है, DNA फिंगरप्रिंटिंग अच्छे से पढ़ लेना, उसके बहुत सारे स्टेप्स है तो उससे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको 20th चैप्टर के, मतलब जो आपको 20वां चैप्टर था उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैंने अवेलेबल करवाए, आंसर्स अवेलेबल नहीं करवाए, आंसर मैं आपको समझा चुकी चैप्टर के अंदर। आपको जो क्वेश्चंस अवेलेबल करवाए वो क्वेश्चंस आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। अब देखती हूँ आप लोग कितना शेयर करते हो, ठीक है। आप लोग है कि मतलब हिंदी और इंग्लिश का इशू रहता है कि मैम हिंदी में पढ़ा रहे हैं, मैम इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, वो तो टाइम पे है कि मेरे एक्सप्लेनेशन मेरा कंप्लीटली हिंदी में रहता है, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख इंग्लिश में देती हूँ, तो आप लोग को लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यदि आ भी रही है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपना स्कूल है सबके ओपन हो चुके हैं, आप लोग अपना पढ़ाई कर ही रहे हैं कंटिन्यू, और मेरे से कंटिन्यू जो लेक्चर्स हैं उन लेक्चर के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको कंटिन्यूसली प्रोवाइड करवाती रहूंगी। उन क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग, बड़े वाले क्वेश्चंस हैं वो आप लोग चाहे डायरेक्ट लर्न कर लीजिए, लेकिन छोटे वाले क्वेश्चंस हैं वो आप एक अलग ही नोटबुक डालिए, उसमें सारे के सारे आंसर्स हैं वो लिख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम टाइम में डायरेक्ट उन्हीं सब क्वेश्चंस का रिवीजन करने के लिए मिल सके, ठीक है। तो मैंने 20वें चैप्टर के डाल दिए, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अब है कि बायोटेक्नोलॉजी और जो 18वां चैप्टर रहेगा आपका, जिसमें आप लोगों को मसाले दालें वगैरह, तो उन सब के बारे में भी एक क्वेश्चन पेपर है वो मैं तैयार करके मेरी वेबसाइट पे उसकी PDF मिल जाएगी आपको, तो वेबसाइट पे जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप लोग को पेपर है वो आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत 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 अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।